नमस्कार बच्चों। तो बच्चों अभी तक हम लोग अकाउंटिंग की बात की है। तो लास्ट हमने जीएसटी वाला पार्ट कंप्लीट किया था और एडिशनल कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे जिनके सॉल्यूशन भी व्हाट्सएप ग्रुप में भिजवाए हैं। तो वो एडिशनल क्वेश्चन कंप्लीट करके सॉल्यूशन व्हाट्सएप से चेंज करें। और ये सब इसलिए ज़रूरी था कि मैं चाहा थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आता है, इसीलिए कुछ एडिशनल क्वेश्चंस आपको दिए थे। एक बार कर लेना, थोड़ा जीएसटी में कॉन्फिडेंस आएगा। बच्चों आगे की बात करें, अभी तक जो कोर्स हुआ उसके बारे में 2 मिनट में बोल रहा हूँ, थोड़ा समझना। वेरी फर्स्ट चैप्टर हमने लिए थे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। जस्ट अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन था, अकाउंट्स का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या था, उस पर डिस्कस किया था। सेकंड चैप्टर आया था अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें अकाउंटिंग टर्म बिजनेस में जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी काम आती है, कैपिटल, ड्राइंग्स, परचेज, सेल, उस पर डिस्कस किए थे। थर्ड चैप्टर जिसमें अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स आए थे, अकाउंट के कॉन्सेप्ट आए थे कि अकाउंट्स किस प्रिंसिपल पर, किस कॉन्सेप्ट पर काम करती है, वो आए थे। फोर्थ चैप्टर में बात किए थे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कि सब 2 टाइप का बेस होता है, कैश बेसिस, एक्यूरल बेसिस। कौन से सिस्टम में क्या फॉलो करते हैं और हमें प्रैक्टिकली क्या अप्लाई करना चाहिए। फिर हम थोड़ा न्यूमेरिकल में कन्वर्ट हुए तो चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन आया था, जहाँ आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में ये पढ़ा था कि एवरी ट्रांजैक्शन इज़ 2 एस्पेक्ट। हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होता है, क्योंकि हमारी अकाउंट्स का नाम है डबल एंट्री सिस्टम, कि हर एंट्री को 2 बार रिकॉर्ड करना है, एक बार डेबिट करना है, एक बार क्रेडिट करना है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर नंबर 5 था उसने ये समझाया था कि एवरी ट्रांजैक्शन इज़ 2 एस्पेक्ट, हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, इसीलिए वो चैप्टर इक्वेशन बनाया गया था। जब 5th को कंप्लीट करके आप 6th चैप्टर में आए तो आप पढ़े थे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, कि सर आप बोल रहे एवरी ट्रांजैक्शन इज 2 एस्पेक्ट, वन इज़ डेबिट अनदर इज़ क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट कैसे करना वो चैप्टर नंबर 6 आपको सिखाए थे। चैप्टर नंबर 7 वाउचर था, वैसे ज़्यादा कोई यूज़फुल नहीं है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 8 जर्नल, कि सब बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वेरी फर्स्ट कहाँ रिकॉर्ड करना, जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक में। तो चैप्टर नंबर 8 जर्नल पढ़े थे कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन को सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं वो बुक जर्नल होती है। जर्नल में कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं वो हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़े थे। 9th लेजर सर जर्नल में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए थे उसका क्लासिफिकेशन कैसे करना, सेपरेशन कैसे करना, वो आप क्लासिफिकेशन वाला काम सर ने 9th चैप्टर लेजर में सिखाया था। चैप्टर नंबर 10th और 11th, 10th कैश बुक का है, 11th सब्सिडरी बुक का। तो 10th 11th दोनों चैप्टर में मैंने आपको सब्सिडरी बुक समझाया था कि अगर आप जर्नल नहीं बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट सब्सिडरी बुक बनाओ। तो सब्सिडरी बुक कैसे बनाते हैं प्लस उसके लेज़र भी हमने वही डिस्कस कर लिया था। उसके बाद ट्रायल बैलेंस पढ़ा था कि बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन जिसको आपने जर्नल में रिकॉर्ड किया, सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड किया, लेज़र में लाया, उसको समराइज कैसे करना, एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम क्या बनाए थे बेटा, ट्रायल बैलेंस बनाए थे। फिर हमने जीएसटी डिस्कस किया, जर्नल, लेजर, सब्सिडी बुक, ट्रायल बैलेंस, सारा जीएसटी वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। अब बात करें हम रिकॉर्डिंग वाला काम जर्नल या सब्सिडी बुक, क्लासिफिकेशन वाला काम लेजर और समराइज करने वाला काम ट्रायल बैलेंस कर लिया। अगर मैं अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करूं तो फाइनल अकाउंट को छोड़ के जर्नल, सब्सिडी बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस हमने कंप्लीट कर लिया। फाइनल अकाउंट पेंडिंग रखा जो हम लास्ट में पढ़ेंगे। एट द एंड ऑफ द सेशन हमारे आखिरी के 2 चैप्टर है फाइनल अकाउंट के, वहाँ पढ़ेंगे। अब इन बिटवीन 4-5 छोटे छोटे चैप्टर है, छोटे बड़े चैप्टर है 4-5, उस पर डिस्कस करेंगे। जिसमें से एक हमारा चैप्टर है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट BRS बोलते हैं, शॉर्ट में बोलेंगे इसको हम BRS। बेटा यहाँ बैंक का मतलब होता है बैंक बैलेंस, बैंक का मतलब तो बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड बैंक बैलेंस ऑफ पासबुक। ये जो चैप्टर है हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, यहाँ बैंक का मतलब था बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड बैंक बैलेंस ऑफ पासबुक होता है। रिकन्साइल करना मतलब टैली करना होता, मैच करना होता, मिलाना होता। किसी को भी रिकन्साइल करना, क्या रिकन्साइल होता है, सर उनको टैली करवाना, सर उनको मैच करवाना, सर उनको मिलाने को हम क्या बोलते हैं, रिकन्साइल, यानी इन दोनों को बैलेंस को मैच करना होता है।
कैश बुक का जो बैंक बैलेंस है और पासबुक का जो बैंक बैलेंस है, इन दोनों बैलेंस को रिकंसाइल करना, इन दोनों बैलेंस को मिलाने को हम बोलते हैं बैंक रिकंसिलेशन। और इनको मैच करने के लिए जो स्टेटमेंट बनता है उस स्टेटमेंट का नाम होता है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। इस चैप्टर पे ये अकाउंटिंग प्रोसीजर नहीं बेटा, जर्नल, सब्सिडी बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर नहीं है, ये अलग की पार्ट है। अकाउंटिंग का पार्ट नहीं, स्टेटमेंट अलग पर्पज़ के लिए बनता है। तो सर क्या होता है समझाओ, तो सर आपको समझाएंगे बेटा। क्या होता है बच्चों की, जैसे ओनर है, एक बिजनेस का जो ओनर होता है, उन अकाउंटिंग के लिए एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट रखा हुआ, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट रखा हुआ है। जो एक अकाउंटेंट बैठा है और वो अकाउंटेंट क्या करता है, अकाउंटिंग करता है। मैं ओनर हूँ, आप ओनर हो, और आपने अपने बिजनेस के अकाउंटिंग के लिए अकाउंटेंट या अकाउंटिंग की टीम बना रखी, वो पूरे बिजनेस की अकाउंटिंग करता है। अब ओनर ये देखना चाहता है कि ये जो अकाउंटेंट है, ये जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, या जो बिज़नेस के मैनेज करने वाले लोग जो बिज़नेस को मैनेज कर रहे हैं, वो अकाउंटिंग सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या बिज़नेस को सही तरीके से चला रहे हैं नहीं चला रहा है, ये देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पर्सन अपॉइंट करते हैं जिसको बोलते हैं हम ऑडिटर। क्या बोलते हैं बेटा, ऑडिटर होता है, ऑडिट करता है। नाम सुने होंगे आप, ऑडिट करना होता है। तो हम जो कंपनी के ओनर है, हम जो बिज़नेस के ओनर हैं, हमने बिज़नेस लगा के मैनेजमेंट टीम को दे दिया, अकाउंटिंग टीम को दे दिया कि तुम अकाउंटिंग करो, मैनेजमेंट टीम को बोल दिया तुम मैनेजमेंट करो। अब हम तो रोज़ जा के देख नहीं रहे हैं ये अंदर क्या हो रहा है, हमें पता नहीं। तो हमने क्या किया, जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं, मैनेजर्स, वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अकाउंटिंग वाला जो अकाउंटिंग प्रॉपर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चल रही कि नहीं चल रही, सिस्टमेटिक चल रही कि नहीं चल रही, हम जो जिस पर्पज़ के लिए बिज़नेस लगाए वो पर्पज़ पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको चेक करने के लिए हमने एक पर्सन अपॉइंट कर दिया या पर्सन की टीम अपॉइंट कर दी, उसका नाम हो गया ऑडिटर हो गया। वैसे आप लोगों ने सुना होगा ऑडिट करने का राइट CA के पास होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास होता है। तो आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऑडिटर की टीम अपॉइंट कर दी और बोला कि देख के बताओ, इस बिज़नेस के ऑडिट करके बताओ कि क्या ये बिज़नेस सिस्टम से चल रहा है कि नहीं चल रहा, जो अकाउंटिंग के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अकाउंटिंग प्रॉपर हो रही कि नहीं हो रही, मैनेजर्स प्रॉपर सिस्टम से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ओनर ने ऑडिटर अपॉइंट कर दिया, वो ऑडिटर बिजनेस में जाके ऑडिट करता है, सारे अकाउंट्स के ऑडिट करेगा, सारे रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स के ऑडिट करता है। तो इन बिटवीन एक छोटा सा स्टेटमेंट बनाता है ऑडिटर, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ये जो ऑडिटर होता है ना बेटा, इसको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। क्यों बनाता है सर वो, तो सीधा सीधा बेटा अकाउंटेंट क्या करता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पूरी भूमिका बना के इसलिए समझा रहा हूँ कि इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर का डेप्थ आपको मालूम पड़ जाए कि सर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्यों बनता है, वो सब अब स्टार्ट होगा। ये पूरे उसकी भूमिका बनाई थी हमने कि अकाउंटेंट कैश बुक बनाता है, इस कैश बुक में सिंगल कॉलम कैश बुक होती है और दूसरी होती है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में एक कॉलम होता है कैश का और दूसरा कॉलम होता है बैंक का। बैंक कॉलम में वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, जितना भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, बिजनेसमैन अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक बनाता है जिसमें बैंक कॉलम बनाता है। ये सबको पता है कि बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के जितना भी सारा बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको रिकॉर्ड करने की वो डबल कॉलम कैश बुक बनाता है और बैंकिंग ट्रांजैक्शन बैंक वाले कॉलम में रिकॉर्ड करता है। और जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन आप कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो, बैंक ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता है, लेकिन बैंक का रिकॉर्ड करता है पासबुक में। समझ में आ रही बात बेटा कि एक बिजनेसमैन अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, तो अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक बना रहा है जिसके दो कॉलम है कैश और बैंक। कैश के ट्रांजैक्शन कैश में रिकॉर्ड करता है और बैंक के ट्रांजैक्शन बैंक में रिकॉर्ड करता है। ये आपने पढ़ी लिया कैश बुक। अब बैंक भी ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता है, लेकिन बैंक कहाँ रिकॉर्ड करता है, पासबुक में रिकॉर्ड करता है। देखिए होगी एक छोटी सी बुक होती है बेटा, पासबुक होती है। आपका या आपके पेरेंट्स का बैंक में अकाउंट है तो आप पासबुक जरूर देखिए आज बैठ के एक बार। तो बिजनेसमैन अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड करता है जिसमें बैंक कॉलम बनाता है और बैंक ये सारी चीज़ें
पासबुक में रिकॉर्ड करता है। जो चीज़ आप कैश में रिकॉर्ड करो, बैंक वो सारी चीज़ें कहाँ रिकॉर्ड करता है? पासबुक में रिकॉर्ड करता है। जो सारी चीज़ें कैश में रिकॉर्ड हो रही, बैंक वो सारी चीज़ें पासबुक में रिकॉर्ड होता है। तो फाइनली जो कैश बुक का बैलेंस होगा वो ही किसका बैलेंस होगा? पासबुक का बैलेंस। दोनों बैलेंस सेम आएगा बेटा, क्योंकि जो सारी चीज़ें आप कैश में रिकॉर्ड कर रहे हो, बैंक वो सारी चीज़ें पासबुक में रिकॉर्ड कर रहा है। जो कैश बुक का बैलेंस होगा वही पासबुक का बैलेंस होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमने कैश बुक बनाया, ये कैश बुक, और केवल बैंक कॉलम बना रहा हूँ मैं, ये बैंक कॉलम। टू बैलेंस ब्रोट डाउन, पहला बैलेंस था 10 का, एक डेटर था, डेटर से चेक आया, बैंक में गया, डेबिट कर दिया। क्रेडिटर को पेमेंट करना था, हमने उसको चेक दे दिया। 10 + 5 15, 15 - 3, तो बैलेंस कितना हो गया बेटा? 12 हो गया। बिजनेसमैन अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये फिलहाल मैंने केवल बैंक कॉलम बनाया कि बैंक बैलेंस था 10, डेटर से चेक आया, सेम डे बैंक में गया, तो बैलेंस हो गया 15। क्रेडिटर को चेक दिया 3 का, 15 - 3, बैलेंस कितना हो गया? 12 हो गया। तो बिजनेसमैन ने अपना बैंकिंग ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड कर लिया? कैश में रिकॉर्ड कर लिया। और ये सारी चीज़ कहाँ रिकॉर्ड होगी बेटा? पासबुक में रिकॉर्ड होगी। आपके पास पासबुक होगी बेटा, उसको देखना ज़रूर आप लोग आज, और ज़्यादा बढ़िया अभी चाहो तो अभी देख लो आप लोग बेटा। वीडियो को पॉज करो, मम्मी पापा के पास जो भी पासबुक है उसको लेके देखो बेटा। डेट, पर्टिकुलर, विड्रॉल, डिपॉजिट और बैलेंस, लगभग ये फॉर्मेट आपकी पासबुक में होगा। पहले बैलेंस कितना था? 10, बैलेंस 10। डेटर से अमाउंट आया तो डेटर से जो भी डेटर, जैसे ए डेटर है ना बेटा, ए से चेक मिला 5, 10 + 5, बैलेंस कितना हो गया? 15। क्रेडिटर एक्स, क्रेडिटर बेटा एक्स, क्रेडिटर एक्स को हमने चेक दिया 3, 15 - 3, बैलेंस कितना हो गया? 12। कैश बुक का बैलेंस कितना आ रहा? 12 आ रहा। पासबुक का बैलेंस कितना आ रहा? 12 आ रहा। क्योंकि बिजनेसमैन सारी चीज़ें कहाँ रिकॉर्ड करता है? कैश बुक में। बैंक ये सारी चीज़ कहाँ रिकॉर्ड करता है? पासबुक में। जो सारी चीज़ें कैश में रिकॉर्ड होगी वही सारी चीज़ें पासबुक में रिकॉर्ड होती है। तो जो कैश बुक का बैलेंस होगा वही पासबुक का बैलेंस होगा। इन द सेंस बहुत क्लियर है कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस हमेशा सेम होगा। लेकिन ये यूँ बोल दो, कैश बुक और पासबुक का बैलेंस सेम होगा। अब कोई ऑडिटर आ रहा है, और ऑडिटर आया चेक करने के लिए कि आपकी कैश बुक बताओ। आपने बोला ये कैश बुक है, बैलेंस 12। वो पासबुक देखा, बैलेंस 12। साहब बहुत परफेक्ट है, आपका कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मिल रहा है, मतलब आपका कैश बुक परफेक्ट है। लेकिन कभी कभार ऐसा होगा, कभी कभार ऐसा होगा कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होगा। ऑडिटर ऑडिट कर रहा है तो डेफिनेटली उसको तो सारी चीज़ का एविडेंस चाहिए। वो आपके कैश बुक की ऑडिट कर रहा होगा तो पासबुक लेके आएगा बोलेगा, बैंक वाले को बोलेगा, बैंक से एंट्री करवा के पासबुक लाएगा, और पासबुक को देख देख के कैश बुक की एंट्री चेक करेगा। भाई पासबुक बैलेंस 10 डन, 5 डन, 3 डन, बैलेंस 12 बोलेगा साहब आपकी कैश बुक सही है। ऑडिटर चेक कर रहा है और पासबुक को देख के बोल दिया उसने कैश बुक सही है तो परफेक्ट है। लेकिन कभी कभार ऐसा होगा कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होगा। जब कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होगा तो उसके माइंड में क्वेश्चन मार्क आएगा कि यार जो सारी चीज़ें कैश में रिकॉर्ड करनी वो ही सारी चीज़ें पास में रिकॉर्ड करनी, तो आपका बैलेंस इक्वल क्यों नहीं आ रहा। ऑडिटर ने क्वेश्चन मार्क बना दिया, साहब ये जो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस सेम आना चाहिए, आपका बैलेंस सेम क्यों नहीं आ रहा है। तो बेटा बैलेंस सेम नहीं आने के पीछे कुछ टेक्निकल रीज़न होते हैं, कुछ टेक्निकल कारण जिस पर भी हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसा टेक्निकल इश्यूज होते हैं, कुछ टेक्निकल रीज़न होते हैं जो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल नहीं आता। जैसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, बहुत सारे रीज़न जिस पर भी हम डिस्कस करेंगे।
तो जब ऑडिटर चेक करता है कि साहब कैश बुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल नहीं है, तो वो पूछेगा ऐसा क्यों। तो हम उसको समझाएंगे, हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या करेगा बेटा, बैंक का मतलब बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, रिकंसाइल करना मतलब टैली करना, क्योंकि जब कैश बुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल नहीं होता तो उसके पीछे कोई टेक्निकल रीज़न होता है। वो टेक्निकल रीज़न को लेके आपको समझाना पड़ेगा कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल क्यों नहीं हो रहा। तो उसको इक्वल करने के लिए, उसको रिकंसाइल करने के लिए, उसको मैच करने के लिए, उसको मिलाने के लिए स्टेटमेंट बनता है, उसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक का मतलब बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक, बैंक का मतलब बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। रिकंसाइल करना मतलब जब इन दोनों का बैलेंस इक्वल नहीं आता तो उसको मैच करने के लिए जो स्टेटमेंट बनता है उसका नाम होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जो सारी मैंने अभी पूरी बात बताई, 1 मिनट के अंदर वापस अपनी बात बोल रहा हूँ, सुनना बेटा। बिजनेसमैन अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है कैश बुक में, और बैंक ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता है पासबुक में। जो सारी चीज़ें कैश में रिकॉर्ड होती है वही सारी चीज़ें पास में रिकॉर्ड होती है। बिजनेसमैन अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है कैश बुक में, और बैंक ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता है पास में। जो सारी चीज़ें कैश में रिकॉर्ड होती है वही सारी चीज़ें पास में रिकॉर्ड होती है। तो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल आना चाहिए। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल नहीं आता है, तो उसको इक्वल करने के लिए, उसको मैच करने के लिए जो स्टेटमेंट बनता है उसका नाम होता है बैंक रिकंसिलिएशन। छोटी सी बात थी, ये पूरा मैंने आपको डिटेल समझा, पूरा कॉन्सेप्ट समझा था कि आपको प्रैक्टिकली मालूम पड़ता है कि BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनता है। तो ये पूरा मैटर था, सीधा सीधा एक लाइन में मैटर क्लियर है। सर बिजनेसमैन अपने बैंकिंग ट्रांजेक्शन कैश में रिकॉर्ड करता है, बैंक ये सारी चीज़ें पास में रिकॉर्ड करता है। तो जो कैश बुक का बैंक बैलेंस होता है वही बैंक बैलेंस पासबुक का होता है। लेकिन कभी कभार कैश बुक और पासबुक का बैंक बैलेंस मैच नहीं होता है, तो उस बैंक बैलेंस को रिकंसाइल करने के लिए, मैच करने के लिए जो स्टेटमेंट बनता है उसका नाम होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो डेफिनेशन नोट कराओ, अपने नोटबुक उठाओ, अपने सुंदर सी राइटिंग में एक बड़ी हेडिंग नोट करो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये TS ग्रेवाल वाली बुक में चैप्टर नंबर 12 है ना बेटा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नोट करो। इट इज अ स्टेटमेंट which prepare to bank balance of cash book and passbook. It is a statement which prepare to reconcile the bank balance of cash book and passbook. Reconcile the bank balance of cash book and passbook by showing all causes of difference between cash book and passbook. All causes of difference between cash book and passbook. It is a statement which prepare to reconcile the bank balance of cash book and passbook by showing all causes of difference between cash book and passbook. ये जो आपने नोट किया इसको समझो बेटा, सर क्या बोले। It is a statement which prepare to reconcile the bank balance of cash book and passbook by showing all causes of difference between cash book and passbook. ये कहना चाह रहा है सर कैश बुक का जो बैंक बैलेंस होता है उसको पासबुक के बैंक बैलेंस से मैच करने के लिए, उसको मिलाने के लिए एक स्टेटमेंट बनता है। उस स्टेटमेंट में ये सारी बातें बताई जाती है कि इस बैलेंस में डिफरेंस क्यों आ रहा है, बाय शोइंग ऑल कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। वेरी फर्स्ट लाइन क्या थी, इट इज अ स्टेटमेंट विच प्रिपेयर टू रिकंसाइल द बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक बाय शोइंग ऑल कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। कि सर कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंस आ रहा है उसके पीछे क्या क्या रीज़न है, क्या क्या कॉजेज है, उनको लेके एक स्टेटमेंट बनता है जिसका नाम होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब सारे बच्चे स्टेटमेंट का मीनिंग नोट करने के बाद हेडिंग नोट करो बेटा, कॉजेज ऑफ डिफरेंस। कॉजेज ऑफ
डिफरेंस। अभी भी आप बोला था ना सर कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आता है, तो डिफरेंस क्यों आता है उस पर हम बात करेंगे ना बेटा, कॉजेज ऑफ डिफरेंस। जो सारी चीज़ें कैश में रिकॉर्ड होती है वही सारी चीज़ें पासबुक में रिकॉर्ड होती है, तो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस वो सर इक्वल आना चाहिए। फिर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है तो वो मैं समझा रहा हूँ। हेडिंग में क्या नोट किया, कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। हाँ बच्चों, मैं फर्स्ट पॉइंट नोट कर रहा हूँ, उसके पहले आपको पूरी बात समझा देता हूँ ना। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, कैश बुक का बैलेंस कितना बेटा 10, डेटर ए चेक आया 5, डिपॉजिट हो गया बैंक में 15, क्रेडिटर एक्स चेक दिया 3, 15 माइनस 3 बैलेंस कितना हो गया, सर के साथ बोलते रहो बेटा 12, और वहाँ बोलते हो मेरे को यहाँ तक आवाज़ आ जाती है ना बेटा। अब डेट, पर्टिकुलर, विड्रॉल, डिपॉजिट और बैलेंस। ठीक है बेटा, बैलेंस कितना सा सर, बैलेंस था 10, डेटर का ए का चेक आया 5, बैलेंस हो गया 15, सर क्रेडिटर एक्स को चेक दिया हमने 3, बैलेंस हो गया 12। फिलहाल कंडीशन में कैश बुक और पासबुक को मैच किया। अब मैं डिफरेंस क्यों आता है समझा रहा हूँ। एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च, जब ईयर एंड हुआ था 31 मार्च को, तो 31 मार्च के दिन मैंने क्रेडिटर को चेक दिया था 3, 15 का बैलेंस था, 3 का चेक दिया, बैलेंस कितना हो गया 12। 31 मार्च की बात कर रहा हूँ मैं। 31 मार्च के दिन 10 + 5 15 का बैलेंस था, मैंने क्रेडिटर एक्स को चेक दिया 3 का, बैलेंस हो गया 12। आपने एक्स को चेक दिया, एक्स चेक लेके कहाँ जाएगा बोलो बेटा। मैंने क्रेडिटर एक्स को चेक दिया, आपने क्रेडिटर एक्स को चेक दिया, वो क्रेडिटर जो एक्स से चेक लेके कहाँ जाएगा, बैंक के पास जाएगा, और बैंक क्या करेगा, उसको पेमेंट करेगा ना बेटा। तो जैसे ही हमने चेक दिया, चेक देते लिख दिया 3, बैलेंस हो गया 12। सपोज करो आपने आज एक्स को चेक दिया, एक्स चेक लेके बैंक के पास गया ही नहीं, चेक एक्स के पास ही पड़ा रह गया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन हो गया। 31 मार्च को ईयर एंड हुआ, उस दिन आपने उसको चेक दिया, एक चेक लेके बैंक के पास गया ही नहीं, 5 7 10 दिन हो गया, चेक एक्स के पास ही पड़ा हुआ। तो जैसे आपने चेक दिया, आपने कैश बुक में लिख दिया, मैंने क्रेडिटर एक्स को चेक दिया, बैलेंस कितना हो गया 12 हो गया। एक्स चेक लेके बैंक के पास गया ही नहीं, बैंक ने उसको पेमेंट किया ही नहीं, तो कैश बुक का बैलेंस तो कितना हो गया 15 था, जैसे ही चेक दिया बैलेंस कितना हो गया 12। एक चेक लेके बैंक के पास गया ही नहीं, बैंक ने उसको पेमेंट किया ही नहीं, तो बैंक का बैलेंस कितना आ रहा 15 आ रहा बेटा। कैश बुक का बैलेंस था 10 + 5 15 का बैलेंस था, क्रेडिटर को चेक दिया 3, बैलेंस हो गया 12। क्रेडिटर को चेक दिया, चेक देते ही हमने कैश में रिकॉर्ड किया, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। अब क्रेडिटर एक चेक लेके बैंक के पास गया ही नहीं, बैंक के पास गया ही नहीं, तो पास में रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, पास में तो बैलेंस कितना चल रहा 15। हाँ, अगर वो सेम डे चेक लेके बैंक के पास चला जाता है तो बैंक उसको पेमेंट करता, तो बैंक का बैलेंस कितना होता 12 हो जाता। लेकिन वो चेक लेके बैंक के पास नहीं गया, और बैंक के पास नहीं गया तो बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया। अब क्या हुआ, कैश बुक का बैलेंस कितना हो गया 12, पासबुक का बैलेंस क्या हुआ, कोई चेंज नहीं है। क्यों, ये फर्क आ रहा बेटा, कैश बुक का बैलेंस आ रहा 12 और पासबुक का बैलेंस आ रहा 15। ऑडिटर पूछ रहा है साहब आपकी कैश बुक का बैलेंस तो 12 है और आपकी पासबुक का बैलेंस 15 क्यों, तो आप क्या बोलोगे, साहब मैंने क्रेडिटर एक्स को चेक दिया, मैंने क्रेडिटर एक्स को चेक दिया 3000 का, तो मेरा बैलेंस 12000 हो गया। लेकिन वो क्रेडिटर एक्स चेक लेके बैंक के पास नहीं गया, वो क्रेडिटर एक्स चेक लेके बैंक के पास नहीं गया, बैंक के पास नहीं गया तो पास में रिकॉर्ड नहीं हुआ, कैश में रिकॉर्ड होने से बैलेंस कम हो गया, पास में रिकॉर्ड नहीं किया तो बैलेंस कम नहीं हो रहा। तो रीज़न क्या बन गया बेटा, पूरा पॉइंट नोट करो, चेक इशूड बट yet not presented for payment. Check issued but yet not presented for payment.
हमने चेक इशू किया, कैश बुक का बैलेंस 12, बट यट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हो रहा है, और पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हो रहा तो पासबुक का बैलेंस कम नहीं हो रहा। तो ये पॉइंट बन गया कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। वेरी फर्स्ट पॉइंट, क्या इफेक्ट आ रहा, कौन सा बैलेंस कम हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा। सोचो सर, जैसे ही चेक दिया कैश बुक का बैलेंस तो कम हो गया, सॉरी कैश बुक का बैलेंस तो कम हो गया, लेकिन पासबुक में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, चेक देते कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, लेकिन पासबुक में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। तो फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट है। चलो सेकंड पॉइंट पे एंट्री लेते हैं। नोट करो बेटा, चलो समझा देता हूँ फिर नोट कर देना बेटा। कैश बुक का बैलेंस 10, पासबुक का बैलेंस भी 10 रखते हैं, दोनों का बैलेंस बराबर है ना बेटा। एक कस्टमर है जिससे मुझे पेमेंट लेना था, एक कस्टमर है जिससे मुझे पेमेंट लेना था, उसने बोला कि आप मुझे आपके अकाउंट नंबर दे दो, आपकी डिटेल दे दो, 5, 10, 15 दिन में जैसे पेमेंट आएगा हम आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर लेंगे। जैसे हुआ ना बेटा, मुझे फ़ीस लेनी थी आप लोगों से, तो मैंने आपको मेरे अकाउंट नंबर व्हाट्सअप कर दिया, और आपने क्या कर दिया, डायरेक्ट मेरे अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर दिया। हुआ था ना बेटा, मैंने आपको मेरे अकाउंट नंबर दिए, बेटा ये मेरे अकाउंट नंबर है, और जब भी हो आप फिर डिपॉजिट करना। तो सेम थिंग बेटा, बिजनेस में क्या हुआ, एक डेटर था, एक कस्टमर जिससे पेमेंट लेना था, उसने बोला 5, 10, 15 दिन में जैसा पैसा आएगा मैं आपके अकाउंट में डिपॉजिट करता हूँ, आप मुझे अकाउंट की डिटेल व्हाट्सअप कर दो। आपने उसको व्हाट्सअप कर दिया। 10-15 दिन बाद कस्टमर के पास पेमेंट आया, पेमेंट आते ही उसने डायरेक्ट आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर लिया। अकाउंट में डिपॉजिट कर लिया तो पासबुक का बैलेंस कितना हुआ, 15 हुआ। बट वो आपको इन्फॉर्मेशन देना भूल गया, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। कैश बुक का बैलेंस 10, पासबुक का बैलेंस 10, कस्टमर ने डायरेक्ट मनी आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर लिया, कस्टमर डायरेक्ट मनी आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर लिया, तो पासबुक का बैलेंस तो इंक्रीज हो गया, और कस्टमर ने आपको इंटीमेशन नहीं दिया तो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। बेटा पासबुक का बैलेंस कितना, 15, कैश बुक का बैलेंस क्या, 10। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, तो सीधा सीधा सर रीज़न, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इनटू बैंक अकाउंट, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इनटू बैंक अकाउंट। कस्टमर ने डायरेक्ट मनी कहाँ डिपॉजिट कर लिया, बैंक में डिपॉजिट कर लिया, बट नॉट इंटीमेट टू अस, हमें इंटीमेशन नहीं दी, हमें कोई सूचना ही नहीं दी, तो हमने कैश में रिकॉर्ड नहीं किया। इसीलिए पासबुक का बैलेंस तो इंक्रीज हो गया और कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज नहीं हो रहा। तो रीज़न क्या बोला गया, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर into bank but intimation not received, but intimation not received, हमें कोई सूचना मिली नहीं। डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इनटू बैंक अकाउंट बट इंटीमेशन नॉट रिसीव्ड, कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में मनी डिपॉजिट कर लिया और हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो बैंक बैलेंस तो इंक्रीज हो गया और कैश में रिकॉर्ड नहीं हो रहा ना बेटा। चलो आगे बात करते हैं हम लोग, थर्ड वाला पॉइंट नोट करो, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। थर्ड पॉइंट नोट करो, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ये ऐसे बोलते हैं इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बेटा कैश बुक का बैलेंस था 10, ठीक है बेटा, और ये पासबुक है ना बेटा, इस पासबुक का बैलेंस था 10, पर्टिकुलर विड्रॉल, डिपॉजिट और बैलेंस है ना बेटा, ये हमारा कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस कितना, 10। आपका कुछ फंड बैंक में पड़ा हुआ तो बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, हमारा कुछ फंड बैंक में पड़ा हुआ है तो बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है। आपका कुछ फंड बैंक में था तो बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया 2, तो हमारा कैश बुक का बैलेंस कितना हो गया, 12। पहले कैश बुक का बैलेंस था 10, पासबुक का बैलेंस था 10, बैंक ने आपको कुछ इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट देते पासबुक का बैलेंस 12 हो गया, बट आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, इंटीमेशन नॉट रिसीव्ड, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली नहीं थी, इन्फॉर्मेशन नहीं मिला तो आपने कैश में रिकॉर्ड नहीं किया। अब क्या हो गया, पासबुक का बैलेंस हो गया 12 और कैश बुक का बैलेंस कितना हो गया, 10 रह गया।
ये डिफरेंस क्यों आया? तो सर इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंटरेस्ट दिया बैंक ने तो पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, बैंक ने हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो हमने कैश में रिकॉर्ड नहीं किया तो कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज नहीं हो रहा। पासबुक का बैलेंस 12 और कैश बुक का बैलेंस 10। कॉजेज ऑफ डिफरेंस, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक या क्रेडिटेड बाय बैंक बट इंटीमेशन नॉट रिसीव्ड। फोर्थ पॉइंट, इनकम डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक बट इंटीमेशन नॉट रिसीव्ड, सेम पॉइंट हो गया बेटा। आपकी कोई इनकम है हर महीने में या कोई ऐसा कोई आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपने कोई हाउस रेंट पर दे रखा है या आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसकी इनकम आती है, वो इनकम डायरेक्ट बैंक में चली जाती है। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कोई रेंट पर दे रखा है या कोई किसी को मनी इंटरेस्ट पर दे रखा है तो उसकी जो इनकम है वो आती है वो डायरेक्ट बैंक में चली जाती है। बैंक में चली जाएगी तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा और आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप कैश में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इनकम डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, हमारी कोई इनकम जो डायरेक्ट बैंक कलेक्ट कर रहा है तो पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया और बैंक ने आपको इंटीमेशन नहीं दिया। बैंक ने जब आपको इंटीमेशन नहीं दिया तो कैश में आपने रिकॉर्ड नहीं किया। तो पॉइंट क्या हो गया? इनकम डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक बट इंटीमेशन नॉट रिकॉर्ड या नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो बच्चों हमने अभी तक डिस्कस किया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है। सर के साथ बोलो बेटा। सर बिजनेसमैन अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है कैश बुक में और बैंक ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करती है पासबुक में। जो सारी चीज़ें कैश में रिकॉर्ड होती है वही सारी चीज़ें पासबुक में रिकॉर्ड होती है। तो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल आना चाहिए। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल नहीं होता है, तो उसको इक्वल करने के लिए, उसको रिकंसाइल करने के लिए, उसको मैच करने के लिए बनता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इट इज ए स्टेटमेंट विच प्रिपेयर टू रिकंसाइल द बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक बाय शोइंग ऑल डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, by showing all causes of difference between cash book and passbook। कैश बुक पासबुक के बीच में डिफरेंस के पीछे क्या कॉजेज आ रहे हैं सबको शो करना होता है। सर कॉजेज ऑफ डिफरेंस के पीछे क्या रीजन? तो वेरी फर्स्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्या था बेटा कि सर हमने चेक दिया, चेक देते कैश बुक का बैलेंस तो कम हो गया लेकिन वो चेक बैंक के पास प्रेजेंट नहीं हुआ। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला मैंने? चेक इशूड यानी चेक किसी को दिया, हमने चेक दिया तो कैश बुक का बैलेंस तो इंक्रीज हो जाएगा बट वो चेक अभी तक बैंक के पास नहीं गया और बैंक के पास नहीं गया तो बैंक ने पेमेंट नहीं किया। जैसे बैलेंस था दोनों का 10-10 इक्वल बैलेंस था, मैंने एक्स को चेक दिया 3, 10 माइनस 3 बैलेंस कितना हो जाएगा 7। चेक देते कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, ये चेक अभी तक बैंक के पास नहीं गया तो बैंक ने पेमेंट नहीं किया। कैश बुक का बैलेंस 7 और पासबुक का बैलेंस 10। डिफरेंस, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सेकंड, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इनटू बैंक। एक कस्टमर है, उसने डायरेक्ट मनी बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक में डिपॉजिट किया तो पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। उसने हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो हमने कैश में रिकॉर्ड नहीं किया तो कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज नहीं हो रहा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों पॉइंट सेम है। थर्ड देखना बेटा, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, बैंक ने आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो आपने कैश में रिकॉर्ड नहीं किया। पासबुक का बैलेंस तो इंक्रीज हो गया लेकिन कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज नहीं हो रहा। इनकम डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, हमारी कोई इनकम है जो बैंक कलेक्ट करता है, बैंक कलेक्ट किया तो पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया बट बैंक ने आपको इंटीमेशन नहीं दिया तो आपने कैश में रिकॉर्ड नहीं किया तो कैश बुक का बैलेंस नहीं बढ़ रहा। तो पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर थर्ड और पॉइंट नंबर फोर्थ तीनों के तीनों सेम हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर फिफ्थ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करो। फिफ्थ वाला पॉइंट है बेटा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट collected by bank, check deposited but not collected by bank। बेटा क्या हुआ समझना। फिफ्थ वाला पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, क्या है समझना।
कैश बुक का बैलेंस 10, पासबुक का बैलेंस 10। समझना, अच्छा पॉइंट बेटा, ये कंफ्यूज कर देता बच्चों को। ए डेटर है, इससे चेक आया 5, चेक आया 5, उस चेक को आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो कैश बुक का बैलेंस कितना हो गया 15। बेटा इस चेक को कलेक्ट होने में आप लोगों ने सुना होगा, जैसे चेक आता हम बैंक को देते हैं, बैंक को दिया तो कैश में रिकॉर्ड कर लिया, बैलेंस हो गया 15। अब उस चेक को कलेक्ट होने में कम से कम 2 दिन का टाइम चाहिए। जैसे आप चेक बैंक में डिपॉजिट करते हो और कलेक्ट नहीं होता बेटा, चेक को कलेक्ट होने में 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। तो चेक आया, बैंक को दिया, बैंक को देते कैश में रिकॉर्ड किया, तो कैश बुक का बैलेंस हो गया 15। अब ये चेक बैंक में कलेक्ट कब होगा, 2 दिन बाद। तो 2 दिन तक तो कंडीशन क्या है, कैश बुक का बैलेंस 15 और पासबुक का बैलेंस 10। जैसे 2 दिन कंप्लीट होगा और बैंक इस चेक को कलेक्ट करेगा, बैंक चेक को कलेक्ट करते हैं, बैलेंस कितना होगा 15, कैश बुक का बैलेंस 15, पासबुक का बैलेंस 15 इक्वल होगा। पर ऐसा कब होगा, जब वो चेक कलेक्ट होगा। जब तक चेक कलेक्ट नहीं होगा, बैलेंस 10 से 10 बराबर था, मेरे पास डेटर 1 का चेक आया, चेक को बैंक में डिपॉजिट किया, बैलेंस हो गया 15। अभी 2 दिन तक ये चेक कलेक्ट नहीं हो रहा है, तो कैश बुक का बैलेंस 15, पासबुक का बैलेंस 10, डिफरेंस चलेगा। 2 दिन बाद जब कलेक्ट होगा तो 5 लिख के 15 बराबर होगा, लेकिन जब तक कलेक्ट नहीं होगा तब तक कैश बुक का बैलेंस 15, पासबुक का बैलेंस 10, डिफरेंस चलेगा। डिफरेंस के पीछे रीजन क्या होगा, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। पूरा लिख सकते हो, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। सर चेक हमने डिपॉजिट कर दिया बट बैंक ने अभी तक उसको कलेक्ट नहीं किया। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, ये रीजन बन गया ना बेटा। आगे बेटा, एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय बैंक, इसको ऐसे भी बोलते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर, एज पर ऑर्डर। क्या बोलते हैं बेटा, स्टैंडिंग ऑर्डर। एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय बैंक, स्टैंडिंग ऑर्डर। आपको एग्जांपल देता हूँ ना बेटा, ये कैश बुक का बैलेंस कितना बेटा 10, पासबुक का बैलेंस कितना 10। ये जो अपने मैथ्स वाले एमडी भाई थी सर है ना बेटा, इनकी बात बताता हूँ। जब ये स्टूडेंट लाइफ में थे तब इनके क्या बेटा मोबाइल का जो बिल है ना वो बहुत आता था। एक बार इनका मोबाइल का बिल आ गया 7,000 रुपये, तो 7,000 का बिल इनके घर पे पहुंच गया और इनके पापा जी ने वो 7,000 का बिल देख लिया और पूछा भाई कि मुरली, एमडी भाई थी सर का नाम पूरा बेटा मुरलीधर भाई थी ना, तो उनको पूछा कि बेटा ये मुरली ये 7,000 का बिल कैसा आया है। तो पापा जी ने डिटेल चेक की तो पता नहीं क्या क्या नंबर निकले उसमें से, तो एमडी से का ट्रीटमेंट हो गया। फिर बच्चों क्या हुआ कि फिर अगले महीने बिल आया 9,000 का, फिर वापस वही पापा जी ने बिल देख लिया तो फिर एमडी से की सुताई हो गई। तो बेटा क्या हुआ कि ये सिस्टम बन गया, ट्रेंड बन गया था। तो फिर एमडी सर मेरे पास है कि यार शिव देखिए यार बहुत तनाव वाला काम हो गया है, तो बिल आता, अब बिल तो कम हो नहीं सकता, मैंने काफ़ी कोशिश कर ली, बिल तो ऐसे आएगा, बट कोई ट्रीटमेंट था कि मेरे यहाँ बिल का लफड़ा खत्म हो जाए। तो उनको जब भी दिक्कत आती है मेरे पास आते हैं और मैं उनका समाधान करता हूँ बेटा। तो क्या हुआ, मैंने उनको सजेस्ट किया एक काम करते हैं, आपका बिल BSNL वोडाफोन जो भी कंपनी थी एयरटेल, वहाँ जाके हमने एप्लीकेशन दी कि ये जो भी बिल है ये डायरेक्ट सर के बैंक अकाउंट में भेज देना। एमडी भाई सर का जो भी बिल आ रहा है ये बिल डायरेक्ट कहाँ भेज देना बेटा, बैंक अकाउंट में भेज देना। तो उसके बाद से क्या हुआ, हमने एप्लीकेशन दी डिपार्टमेंट को और सर का बिल जो भी आता डायरेक्ट बैंक में जाता है। जैसे 10,000 का बैलेंस था और उनका बिल आया 8,000 का, तो डायरेक्ट बैंक से पेमेंट हो गया 10 - 8 बैलेंस कितना हो गया 2 हो गया। अब डायरेक्ट जो भी बिल है हमने बैंक को बोल दिया और बैंक डायरेक्ट पेमेंट कर रहा। बिल अब घर पे आ ही नहीं रहा है तो पापा को कुछ पता चल ही नहीं रहा। तो अब सर की सिस्टम चल गया था। उसके बाद तो सर बहुत परफेक्टली सिस्टम से मैनेज हो गया, लेकिन उस टाइम की बात बता रहा हूँ जब सब पढ़ते थे ना बेटा। तो क्या हुआ कि सर का जो बिल है डायरेक्ट बैंक में जा रहा, बैंक से पेमेंट हो रहा, तो बैंक बैलेंस कम हो गया। बिल घर पे आ ही नहीं रहा तो पता ही नहीं, और घर के कैश बुक में रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा। तो कैश बुक का बैलेंस कितना चल रहा 10 और पासबुक का बैलेंस कितना चल रहा 8, पासबुक का बैलेंस कितना चल रहा 2। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय बैंक एज पर ऑर्डर। हमने बैंक को दर का हमारा बिल आया आप डायरेक्ट पेमेंट कर देना,
बिल आ रहा है और डायरेक्ट पेमेंट हो रहा है, पासबुक का बैलेंस कम हो रहा है और यहाँ कोई इंटीमेशन मिली नहीं, इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, तो कैश में रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा। तो कैश बुक का बैलेंस कितना चल रहा बेटा 10 चल रहा, पासबुक का बैलेंस कितना चल रहा 2। कारण बताओ इसको भाई, ऑडिटर को बोलो ऐसा कम क्यों आ रहा है, ऑडिटर को समझाओ कि एक्सपेंसेस यानी मोबाइल बिल डायरेक्टली पेड बाय बैंक, मोबाइल का बिल डायरेक्ट बैंक से पेमेंट हुआ तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया, लेकिन कैश बुक का बैलेंस कम नहीं हो रहा। तो रीज़न समझ में आ गया बेटा। आपने ऑर्डर दर का बैंक को, हमारा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आ जाए, हमारे मोबाइल के बिल आ जाए, हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल आ जाए, जो भी आ जाए आप डायरेक्ट पेमेंट कर देना। तो आपके एक्सपेंसेस डायरेक्टली बैंक पेड कर रहा है, एज पर ऑर्डर एक्सपेंसेस डायरेक्ट बैंक पेड करेगा तो पासबुक का बैलेंस कम होगा। जब तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक बैलेंस में डिफरेंस आएगा। जब आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी बेटा, तो हमारा बैलेंस भी क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी तब तक डिफरेंस आएगा। ये जो भी स्टोरी मैंने एमडी सर की बताई थी, ये काल्पनिक बेटा, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। और सर को बोलना मत, समझ गया ना। क्योंकि जब मैं क्लास में लाइव होता तो बच्चों को बड़े इंटरेस्ट के साथ समझाता हूँ। अभी अपनी मजबूरी है कि मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जब आप लोग आओगे तो मैं बहुत सारी स्टोरी समझाऊँगा आपको, है ना। ठीक है बच्चों, ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा 6 हो गया। अब सर आपको 7 पॉइंट बढ़ाएंगे। बैंक चार्जेज, चार्ज बाय बैंक, है ना बेटा। बैंक चार्जेज, चार्ज बाय बैंक। बच्चों देखो, कैश बुक का बैलेंस कितना है 10, पासबुक का बैलेंस कितना 8। बैंक आपको सर्विस दे रहा है, सर्विस देगा तो आपसे कुछ चार्ज भी लेगा। बैंक ने सर्विस दिया तो बैंक ने आपसे चार्ज की भी यहाँ पे 3000 माइनस कर लिया, तो 10 माइनस 3 बैलेंस कितना हो गया 7। आप लोगों ने देखा होगा बेटा, आपके मोबाइल में मैसेज आता रहता है बैंक चार्जेस, एटीएम चार्जेस, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। तो बैंक ने आपको सर्विस दिया तो उसके बदले में बैंक ने आपसे चार्ज लिया, बैंक बैलेंस कम हो गया। बट बैंक ने अभी तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो अभी तक आपने रिकॉर्ड नहीं किया। जब तक रिकॉर्ड नहीं होगा तब तक कैश बुक का पासबुक का बैलेंस 7 और कैश बुक का 10। डिफरेंस आया साहब, क्यों? बैंक चार्जेस डायरेक्टली चार्ज बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सर बैंक चार्जेस डायरेक्ट बैंक माइनस कर रहा है, पासबुक का बैलेंस कम हो गया, हमें नहीं बोला तो हमने कैश में रिकॉर्ड नहीं किया। अब नोट करो 8 पॉइंट, चेक डिसऑनर। बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक डिसऑनर बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आखिरी पॉइंट है, चेक डिसऑनर बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सुनना बच्चों, कैश बुक का बैलेंस 10, पासबुक का बैलेंस 10। डेटर ऐसे चेक आया, चेक आते बैंक में गया, बैंक में जाते पासबुक का कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। चेक गया बैंक के पास, बैंक ने बोला कि जिस बंदे ने डेटर इन्हें चेक दिया उसके अकाउंट में पैसा नहीं है। भाई हमारा बैलेंस था 10, पासबुक का बैलेंस था 10, डेटर ए आया, बोला ये ले जाओ चेक, पैसा ले लो। तो चेक आया, हमने बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक में डिपॉजिट करते कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। जैसे चेक बैंक के पास गया और बैंक ने बोला कि एक के अकाउंट में पैसा नहीं है, आपको पैसा नहीं मिलेगा, पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं आएगा, तो चेक क्या हो गया बेटा, बाउंस हो गया। चेक बाउंस हो गया तो पासबुक का बैलेंस तो बढ़ेगा ही नहीं। कैश बुक का बैलेंस कितना हो गया 15 और पासबुक का बैलेंस कितना हो गया 10। जब बैंक आपको बोलता है कि चेक बाउंस हो गया, जब चेक बाउंस होता तो बेटा हम क्या करते हैं, उसको डिसऑनर में रिवर्स करते हैं ना, याद है ना। जब कैश बुक पढ़ाया था तो मैंने चेक डिसऑनर होता तो उसको डीआर से क्या किया था, सीआर किया था। तो बैंक आपको बोल देगा साहब आपका चेक डिसऑनर हो गया, तो हम उसको डीआर से सीआर करेंगे, तो फिर होगा 10 + 5 15, 15 - 5 बैलेंस कितना होगा 10 होगा। लेकिन ऐसा कब होगा, जब बैंक हमें इन्फॉर्मेशन देगा तो हम उस एंट्री को रिवर्स करेंगे, फिर बैलेंस कम होगा। लेकिन चेक आया, चेक बैंक में गया, बैंक में जाते बैंक बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। चेक बैंक के पास गया, बैंक ने चेक डिसऑनर कर दिया, चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस हो गया तो कैश बुक का बैलेंस तो फिलहाल 15 है और पासबुक का बैलेंस कितना 10। बैंक हमें बोलेगा तो हम उसको रिवर्स करेंगे, तब बैलेंस बराबर होगा। बट जब तक डिसऑनर की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी तब तक कैश बुक का बैलेंस तो 15 होगा और पासबुक का बैलेंस कितना होगा 10। यानी चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश बुक का बैलेंस 15 है, चेक बाउंस हो गया तो पासबुक का बैलेंस
10 है। बैंक इन्फॉर्मेशन देगा, फिर हम कैश में रिकॉर्ड करेंगे, कैश में रिकॉर्ड करेंगे तो फिर आपका बैलेंस भी बराबर होगा। बट जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी तब तक कैश बुक का बैलेंस 15 और पासबुक का बैलेंस 10 चलेगा। ये आखिरी पॉइंट था, चेक डिसऑनर बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बच्चों आज मैंने डेफिनेशन के साथ सारे कॉजेज डिस्कस कर लिया, कल मैं आपको फॉर्मेट बनाऊंगा ना, बट समझो इस बात को। मीनिंग इट इज अ स्टेटमेंट which prepare to reconcile the bank balance of cash book and passbook by showing all causes of difference between cash book and passbook। causes क्या बेटा, ये सारे पॉइंट है, मैं आपको समझा चुका हूँ। कल मैं एक बार फास्ट ट्रैक पे इन सारे पॉइंट को रिवाइज कराऊंगा, बट हम उसको रिवाइज करेंगे उसके पहले एक बार ढंग से तसल्ली से आप इनको देखें, समझे। कल फिर हम मिलेंगे रिवीजन के लिए ना बेटा। बाय।